रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अप्रैल बरोज हफ्ता हम बात करेंगे शहजाद अकबर ने कैसे जहांगीर तरीन को आड़े हाथों ले लिया। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नून लीग को जो है वो टारगेट पर ले लिया और सारे हिसाब चुकता कर दिए हैं। इसकी तफसील क्या है उसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इख्तलाफात का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ था जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर एक जानिब से एक लीडर चुप करता है तो दूसरी जानिब से दूसरा सामने आ जाता है और ये सिलसिला पूरी पीडीएम के अंदर तो शायद ही हो, लेकिन जो पीडीएम की बुनियाद रखने वाली जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो इस कदर आमने सामने आ चुकी हैं जैसे जो है वो दो खिलाड़ी कुश्ती में सामने आ जाएं। इस तरह की सिचुएशन जो है वो अब पैदा हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सवालिया निशान उठा दिया फजलुर रहमान पर और फजलुर रहमान को भी ये कहा कि आपको पूरी पीडीएम का सरबराह होना चाहिए, ना कि नून लीग की पीडीएम का सरबराह होना चाहिए। असल में मामला ये है कि इख्तलाफ यहाँ से शुरू हुआ था, वो एक तो इस्तीफों का मामला था, दूसरा सेनेट में जो हिज़्बे इख्तलाफ का मामला था वहां पर ये इख्तलाफ शुरू हुआ और उसके बाद ये इख्तलाफ थमने का नाम नहीं ले रहा था। गाहे बगाहे एक दूसरे पर वार शुरू हो गए, हत्ता के जाती सियासी हमले भी शुरू हो गए। जब बिलावल भुट्टो ने मंसूरा जमात इस्लामी के हेड ऑफिस में गए, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिराजुल हक साहब भी साथ खड़े थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि लाहौर का एक सियासी खानदान किस कदर मुलविस पाया गया है इन सारे मामलात में और कैसे लाहौर का एक सियासी खानदान एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। यकीनन वो टारगेट था उस नून लीग पर। इसी तरह मरियम नवाज का उससे पहले ही ट्वीट आ चुका था और उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स को एक नया सिलेक्टेड शख्स मिल गया है, लिहाजा वो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ देख रहे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो ने की है उसमें उन्होंने कुछ नए इंकशाफ किए, नई चीजें बताई, नया लाया अमल दिया पीपल्स पार्टी के लिए। आज एक तो इन्होंने सीईसी की मीटिंग को बिल्कुल ही जो है वो खत्म कर दिया। आज उसको सीईसी का इनका मीटिंग होनी थी कल 4 अप्रैल को, उसको लिए आज इन्होंने अनाउंस किया कि वो नहीं हो रही। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हकीकी अपोजिशन का जो किरदार है वो पीपल्स पार्टी किरदार अदा कर रही है, वरना जो है वो कोई अपोजिशन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है इस वक्त। तो इस लिहाज से ये कहना यकीनन नून लीग को एक लिहाज से अपोजिशन ना मानने वाली बात है, जेयूआईएफ को अपोजिशन ना मानने वाली बात है और इसी तरह ये सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, उन्होंने ये भी कहा कि जब वफाकी हुकूमत कमजोर थी उस वक्त हमला क्यों नहीं किया गया। ये कुछ सवालात थे जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि वफाक में अदम एतमाद की तहरीक को क्यों नहीं लाया गया, आखिर वजह क्या थी। इसके अलावा उन्होंने तीसरा जो बड़ा अहम क्वेश्चन उठाया वो ये था कि पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक क्यों नहीं लाई गई। पीपल्स पार्टी और ये दोनों जमातें असल, लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत इसके बरअक्स है। हकीकत ये है कि अपोजिशन खुद एक दूसरे की अपोजिशन बनी हुई है, एक जमात दूसरे की जो है वो अपोजिशन के अंदर अपोजिशन पैदा हो गई है, लिहाजा इसका फायदा होगा सिर्फ हुकूमत को और हुकूमत अब उस पर है कि हुकूमत किस तरह से इस सारे अमल से फायदा उठा सकती है, इसको अपने जाती पर्पस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकती है, इसको अपनी कामयाबी के तौर पर कैसे इस्तेमाल करती है, अब उनकी सियासी बसीरत पर बहुत ज्यादा मुनसर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि आज जहांगीर तरीन साहब ने कुछ इल्जामात लगाए थे जब वो जमानत लेने गए सेशन कोर्ट लाहौर में। उस वक्त उन्होंने हुकूमत पर कुछ इल्जामात लगाए और उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा एफआईए मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग की जो है वो दफात लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग में मुझे मुलविस करना चाह रहा है। यकीनन ये गलत अमल है जिसका मैं जो है वो जवाब दूंगा। इस हवाले से मैं आज को आपको बताऊंगा कि कैसे किस कदर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और क्या एलिगेशन सामने आया है उन पर, आखिर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इल्जाम लगा भी है या नहीं। ये भी शहजाद अकबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज
बता दिया। इस सिलसिले में आप एक बात नोट कर लें कि शहजाद अकबर ने कहा कि हमने कोई किसी को टारगेट नहीं किया, हमने इत्तेसाब के अमल में कम अज़ कम ना किसी को दोस्त रखा है और ना किसी को दुश्मन। हमने एहतसाब के अमल को बिल्कुल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चलाने की कोशिश की है और एहतसाब के अमल को कानून के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से एहतसाब के अमल में हमसे जो भी हो सका वो हम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिगर्स भी शेयर किए जो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे 400 अरब के टैक्सेस पर जो है वो ये 400 अरब के टैक्सेस का मामला था। सबसे पहले एफबीआर की जानिब से एक रिपोर्ट आई कि कैसे इन जो जायंट बड़े जो शुगर मिल्स मालकान थे, जो बड़ी इंडस्ट्री में जो जायंट लोग थे, उन पर 400 अरब के टैक्सेस का घपला, हेर फेर का जो है वो एलिगेशन था। इस पर जो है वो कार्रवाई की गई। इसके अलावा 9 बड़ी कंपनियां भी इसमें मुलविस पाई गई हैं। 9 बड़ी जो है वो कंपनी, मेगा कंपनीज थी जो कि इसमें मुलविस पाई गई हैं। लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत जरूरी हो गया और हमने इस सारे अमल में किसी को दोस्त नहीं रखा। हमने इसको बराबरी की सतह पर चलाने की कोशिश की है। अब मैं आपको बता देता हूं, जहांगीर तरीन अली तरीन पर यह बड़ा इल्जाम है कि उन्होंने 4 अरब और 30 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग भी की है। जहां पे प्राइस स्पेकुलेशन में आपको अक्सर बताता हूं कि कीमत का हेर फेर जो है उसमें भी मुलविस पाए गए हमजा शहबाज और ये लोग, और कैसे अल इबाद ग्रुप जो था और बाबर सेंटर जो इनको कंट्रोल करता था, जहां से ये सारा। और उस दिन भी हमने बताया कि कैसे जो मलिक था, मलिक माजिद, वो इस कीमतों के बारे में पहले ही बता देता था कि ये कीमत अप्रैल में कितनी होगी, फिर मई में कितनी होगी, जून में कितनी होगी। ये प्राइस स्पेकुलेशन तो थी ही थी, साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग में भी ये लोग मुलविस पाए गए हैं। इन्होंने जितना पैसा यहां से हथियाया, जितना पैसा यहां से बनाया, उससे जो है वो ट्रांसफर किया गया बाहर के ममालिक में, उसे भेजा गया फॉरेन ममालिक में, और वहां पे उन ममालिक में फिर इस पैसे से जो है वो आगे मजीद बिजनेसेस किए गए, मजीद प्रॉपर्टीज खरीदी गई। और प्रॉपर्टी का बिजनेस, अगर कोई शख्स इस बात को जानता है तो वो बेहतर समझता है कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में ये कोरोना पैंडेमिक से पहले एक बड़ा जो है वो मुनाफा बख्श कारोबार है। चाहे दुनिया भर में हो, पाकिस्तान के अलावा बाकी दुनिया में भी आप जहां पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, 6 महीने साल बाद उसकी वो प्राइस नहीं रहती बल्कि उससे डबल हो जाती है। तो ये सिलसिला इन्होंने इसलिए प्रॉपर्टीज में वहां पे ज्यादातर इन्वेस्ट किया, होटल्स खरीदे। इसके अलावा दुबई में इन्होंने अपने जो विलास बनाए हैं, मॉल बनाए हैं, उसके साथ साथ लंदन में, इसके अलावा बाकी दीगर यूरोपीय ममालिक भी इसमें शामिल हैं। उस दिन हमने डिटेल में बात की थी कि कैसे इन्होंने यहां से जो पैसा भेजा था वो वहां कैसे इस्तेमाल किया और किस किस पर्पस के लिए ये पैसा जो है वो इस्तेमाल होता रहा। खास तौर पर बाकी लोग तो हैं ही हैं, इसमें हमजा शहबाज की मिल्स के लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा दीगर जो उसके मालकान हैं, सीईओज हैं, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूं 80% जो है वो शुगर्स की जो प्रोडक्शन है, उसकी जो फैलाव है, उसका जो फैलाने का तरीका और बेचने का तरीका है, वो 80% और लोगों के पास और 20% इस जहांगीर ग्रुप के पास था। तो लिहाजा इसे भी टारगेट होना था और इस पर इसलिए ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं क्योंकि ये इमरान खान साहब के बहुत ही क्लोज रहे हैं। और यकीनन ये इमरान खान साहब का वफाकी हुकूमत के, अगर वो इंटरफेयर नहीं कर रही और उसके बावजूद मामला आगे चल रहे हैं, तो ये बहुत बेहतर अमल है जिसको जो है वो सराहाया जाना बहुत जरूरी है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।